नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम यात्रा पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन 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 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। जैसे लैंड की ज़रूरत होती है, फिर हमें लेबर चाहिए होगा कि जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए हमको श्रम की ज़रूरत होगी, फिर पूंजी होगी, जिससे किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए हम लोगों को पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। पूंजी के हम मशीनरी लाएंगे और उसको सेटअप करेंगे। एक एंटरप्रेन्योर होगा जो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करेगा और फैक्ट्री सेटअप करेगा। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं कि इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्रीकल्चरल, माइनिंग से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हम लोग डायरेक्ट अर्थ से लेते हैं, डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। या जो भी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम लोग बनाते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में हम लोग एग्रीकल्चरल कमोडिटी होगी, एवं माइनिंग से हम डिफरेंट मिनरल्स को निकालेंगे। इन मिनरल्स को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करेंगे और इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हम जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होंगी या माइनिंग से जो मिनरल्स होंगे उनको फर्दर रिफाइन करेंगे और उनको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। कोई भी वस्तुएं पहुंचाएंगे, बनाएंगे, जिसको हम लोगों को बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा पब्लिक के बीच में। टर्शरी सेक्टर क्या होता है, ये सेवा का क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इस तरह की जो सेवाएं होती हैं उनको हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। और एक क्वाटरनरी चतुर्थक क्षेत्र होता है जिसको मेनली जो है नॉलेज सेक्टर भी बोला जाता है। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसको हम लोग क्वाटरनरी सेक्टर में रखते हैं। और उसके बाद क्वेनरी सेक्टर होता है, इसको हम लोग पंचम क्षेत्र भी बोलते हैं। मेनली ये दोनों जो सेक्टर्स हैं वो टर्शरी सेक्टर्स के ही पार्ट हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन फर्दर इनको चेंज कर दिया गया है, बदल दिया गया है। इसमें इसको टर्शरी सेक्टर में थोड़ा सा चेंजेस करके इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। और जो पंचम क्षेत्र होता है उसमें पॉलिसी मेकिंग और हाईएस्ट लेवल पे, जैसे इंडिया है या कोई भी कंट्री है, उस पर हाईएस्ट लेवल पे जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एवं जो पॉलिसी मेकर्स जैसे लेजिस्लेटर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो नीतियां बनाते हैं। उन्हीं नीतियों के आधार पर किसी भी देश की इकोनॉमी या चलती है, तो उसको हम लोग पंचम क्षेत्र बोलते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाया जाता है वहाँ पे, तो उन प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरीके से किसी भी इकोनॉमी में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होंगी उनको किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा, तो उनको पहुंचाने का भी अलग अलग तरीका होता है। हर जगह अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम बनाए जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम अपनाए जाते हैं। तो उन इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो मार्केट इकोनॉमी का होता है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे वहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, वो कोई भी प्रोडक्शन करेगी, तो वो प्रोडक्शन किस हिसाब से करेगी। प्रोडक्शन उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा, उन्हीं वस्तुओं को बनाया जाएगा जिनकी डिमांड मार्केट में होगी।
क्योंकि जो जिनकी ज़रूरत होगी उनको बनाया जाएगा तो वो आसानी से मार्केट में बिक जाएंगी, उसके बदले में उनको मनी मिल जाएगा, मतलब कि पैसा मिल जाएगा। और अगर हम लोग देखें कि इसी जो डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम है कि अगर आप डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कर देंगे, लाइक डिमांड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, अगर हम इसको देखते हैं तो अगर ओवर डिमांड है, सप्लाई कम है, तो भी इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा और डिमांड हाई रहेगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट्स का वो बढ़ जाएगा। और अगर हम वही देखते हैं कि सप्लाई अगर बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम रहती है, तो इन वस्तुओं का जो रेट है बहुत ही लो हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो डाउन चली जाएगी। तो इस जो डिमांड एंड सप्लाई की जो का जो रिलेशन था, इसी को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। इनविजिबल हैंड यानी कि जो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये काम मार्केट फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि मार्केट को बैलेंस करने के लिए डिमांड और सप्लाई दोनों का स्थिर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर दोनों स्थिर नहीं रहेंगे कि एक अगर ज़्यादा होगा तो दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरे पे भी प्रभाव पड़ेगा, एक घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। और एडम स्मिथ ने इसको एक इनविजिबल हैंड का नाम दिया, जो अदृश्य हाथ होता है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य होता है जो दिखता नहीं है लेकिन काम करता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि लेस इज फेयर नाम के एक काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है, ये ऑफन जो है यूज़ होता है। तो इसका मतलब होता है कि लेस इंटरफेरेंस, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट का बहुत ही कम इंटरफेरेंस हो या ना के बराबर इंटरफेरेंस हो, मतलब कि गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो है रेगुलेट होने दे और उसमें बहुत ही कम हस्तक्षेप हो गवर्नमेंट का। और हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जैसे मार्केट होती है तो मार्केट खुद ब खुद डिमांड और सप्लाई को बैलेंस रखती है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर देखें तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पे MNCs होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि पहले डिमांड और सप्लाई के थ्रू मार्केट में अपनी जगह बनाती हैं, उसके बाद अपने इनके जितने भी फोर्सेस हो, इनके डिमांड एंड सप्लाई जो होता है उसमें पहले वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाते हैं और मार्केट पे कब्जा कर लेते हैं। और मार्केट में कब्जा करने के बाद वो क्या करेंगे, मोनोपोली स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी भी देश में अगर कोई एक कंपनी एक सामान को बना रही है, सिर्फ वही एक कंपनी है जो उस प्रोडक्ट को बना रही है, तो जाहिर सी बात है उस सामान पे उस कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। और अगर उस कंपनी की मोनोपोली होगी तो फिर अगर उसका कोई कंपटीटर नहीं होगा मार्केट में, तो वो जिस प्राइस पे चाहेगी उस प्राइस पे बेचेगी। तो इसके लिए हम लोगों को देखना है कि मान लीजिए कि डिफरेंट टैक्टिक्स भी यूज़ की जा सकती हैं, ताकि जो है मतलब अलग अलग तरीक़ों को यूज़ करके कोई भी जो बड़ी कंपनी है वो छोटी छोटी कंपनियों को मार्केट से बाहर कर सकती है। अगर वो मार्केट से बाहर कर देगी तो जाहिर सी बात है कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर की भूमिका में होनी ज़रूरी है, ताकि वो ये चेक कर सके कि कोई गलत तरीके से किसी भी कंपनी को मार्केट से बाहर ना कर पाए, बाहर ना निकाल पाए। क्योंकि मान लीजिए कि जितनी ज़्यादा कंपनीज सेम प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में, मतलब किसी भी इकोनॉमी में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो जितनी कंपनीज होगी उतना कंपटीशन होगा। और कंपटीशन से क्या होगा कि प्रोडक्ट भी बेटर मिलेगा, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्वालिटी में सुधार करेंगे, प्लस रेट भी कम करेंगे, क्योंकि उनको उस मार्केट में उस प्रोडक्ट्स को बेचना है। तो जाहिर सी बात है उस कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो वहाँ पे कंपनी जो होगी, जो बड़ी कंपनी होगी, वो ज़्यादा पूंजी लगा के वहाँ पे मोनोपोली क्रिएट करेगी और कुछ कंपनियों को बाहर कर देगी।
और मोनोपोली के बाद अपना मनमाना मार्केट चलाएगी, क्योंकि अगर वो सोल मैन्युफैक्चरर है, उसके अलावा कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो फिर वो अपने मनमाने दाम पे चीज़ों को बेचेगी। तो इसमें एक रेगुलेशन की आवश्यकता महसूस की गई कि जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, वो उसमें एक रेगुलेटर की भूमिका में रहे, ताकि वो कंपटीशन को इंश्योर कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि फ्री मार्केट होती है, जैसे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो जहाँ मार्केट फ्री होती है वहाँ बड़ा फ्री कंपटीशन होता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी इंटर कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर वो फ्री मार्केट होगी तो वहाँ पे कंपटीशन भी फ्री होगा। और इस तरह का जो एक इकोनॉमी थी वो ट्राई की गई यूएसए में। सबसे पहले यूएसए में ये चीज़ ट्राई की गई, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे ये पूरे वेस्टर्न यूरोप में ये मॉडल जो था फ्री इकोनॉमी का मॉडल, फ्री मार्केट का मॉडल, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। हालांकि हम लोग देखते हैं कि जैसे फर्स्ट जो एवोल्यूशन हुआ था इसका इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वो इवोल्यूशन हुआ था वहाँ से यूके से, यानी कि ब्रिटेन से। ब्रिटेन में सबसे पहले कैपिटलिज्म की बात चली, कैपिटलिज्म के बाद वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हुई और सारी चीज़ें वहाँ से ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फ्री मार्केट को बनाने वाला पहला कंट्री जो था वो यूएसए था। चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे ये सारी चीज़ें तो हम लोग जान ही चुके हैं कि मार्केट इकोनॉमी में जो स्टेट होता है उसका इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, और मार्केट सिस्टम जो भी होता है वहाँ पे जो स्टेट होता है वो एज ए रेगुलेटर काम करता है। स्टेट रेगुलेट करता है मार्केट को, कुछ पॉलिसीज बनाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जिन रूल्स एंड रेगुलेशन को सबको फॉलो करना होता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये लोगों की फ्रीडम को इंश्योर करता है, और ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान जो भी वो अपनी स्वेच्छा से जो भी प्रोफेशन अपनाना चाहता है, जो काम करना चाहता है वो करेगा, और वो जिस हिसाब से जीना चाहता है उस हिसाब से जीना चाहेगा, अपनी चॉइस के हिसाब से काम करेगा, अपनी चॉइस के हिसाब से घर बनाएगा, अपने चॉइस के हिसाब से। मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो जो मर्जी वो खरीदेगा, जो मर्जी वो खाएगा, और उसके पास मतलब बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होती हैं। उसके पास फ्रीडम होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि वो कोई भी चीज़ चूज़ कर सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से। यहाँ पे उसको लिबर्टी होती है कि कहीं भी घूम सकता है, जा सकता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है। हालांकि और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इंडिविजुअल चॉइस होती है उसकी भी रिस्पेक्ट होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे क्या होता है कि मार्केट इकोनॉमी एक टाइम था कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। उस टाइम मान लीजिए कि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई, बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन हो रहा था, और वहाँ पे कंजम्पशन भी बढ़ ही रहा था क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमीज थी। लेकिन हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि ये चीज़ 1929 आते आते ये जो ग्रेट डिप्रेशन आता है। अब ग्रेट डिप्रेशन क्यों आएगा, ग्रेट डिप्रेशन मार्केट इकोनॉमी में क्यों आएगा? तो ग्रेट डिप्रेशन इसलिए आएगा कि डिप्रेशन की वजह क्या थी, आखिर ये मंदी क्यों आएगी? क्योंकि इसका रीज़न ये था कि मान लीजिए कि बहुत सारे कैपिटलिस्ट थे, बहुत सारे कैपिटलिस्ट क्लास उभर के आए जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग ने इनविजिबल हैंड की बात की और प्रॉफिट मोटिव की बात की। तो सब जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनका मोटिव था प्रॉफिट, और सब मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहते थे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप खुद से भी देख सकते हैं कि अगर एंटरप्रेन्योर को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या कर सकता है। मान लीजिए कि लेबर जो है,
लेबर के जो वेज मिलती है उसमें कटौती करेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है भाई, रॉ मटेरियल तो उसे खरीदना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज है कंपटीशन है वहाँ पे मार्केट में। अगर कंपटीशन है तो उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, प्लस रेट्स भी गिराने पड़ेंगे, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाएगा। मार्केट में कम्पिटिटिव बने रहने के लिए वो क्या करेगा, लो लेवल पे प्रोडक्शन करेगा, मतलब कि लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो करेगा, कम करेगा। तो वो लेबरर्स के वेजेस यानी कि जो श्रम देता है, मेहनताना देता है, श्रम देता है, उसमें कटौती करेगा। फिर उसके बाद वो देखिए रेंट में तो कटौती कर नहीं सकता, लैंड की रेंट तो उसको देना ही पड़ेगा। प्लस मशीनरी में कोई कटौती वो नहीं कर सकता, वो भी उसको देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वेजेस में कटौती हो जाएगी। वेज में जब कटौती होगी तो लेबर के पास जो डिस्पोजेबल इनकम होगी, यानी कि जो लेबर उस पैसे को खर्च कर सकता है, वो उसके पास कम हो जाएगी। और हम ये भी देखते हैं कि मोटिव उसका प्रॉफिट है। जो कैपिटलिस्ट क्लास है तो मैक्सिमम प्रॉफिट को रखना चाहेगा और वो उस पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होगा कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो मैक्सिमम जो है एक्यूमुलेशन करेगा वेल्थ का, यानी कि जो भी पैसा आएगा वो उसको इकट्ठा करता जाएगा। और अगर मान लीजिए कि जो वेल्थ है या जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम एक ही ग्रुप के पास, वो भी एक स्मॉल ग्रुप के पास इकट्ठा हो जाती है, तो फिर क्या होगा। अगर मान लीजिए कि एक ग्रुप के पास बहुत सारा पैसा है और उसके पास सारी चीज़ें हैं, यानी कि उसको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके पास कि बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो वो कुछ खरीद ही नहीं सकता। तो इस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जिसके पास पैसा है वो खरीदना नहीं चाहता और जिसके पास पैसा नहीं है वो खरीद ही नहीं सकता, ऑटोमेटिकली वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। तो अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट्स की सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस कंडीशन में जब डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगी तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाएगी, मार्केट में मंदी आ जाएगी, प्रोडक्ट लेके लोग बैठे रहेंगे लेकिन वो बिकेंगे नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ऐसी सिचुएशन होगी तो इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ जो लोग होंगे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, मतलब कि उनके पास जीवन जीने भर का भी पैसा नहीं होगा। उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी डिटेरियोरेट होती रहेगी, ख़राब होती जाएगी दिन पर दिन। जैसे कि इसको कार्ल मार्क्स के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, एक बोर्जियाई क्लास है जिसको हम लोग बुर्जुआ बोलते हैं, बुर्जुआ क्लास, और दूसरा जो होगा प्रोलेटारिएट होगा। प्रोलेटारिएट क्लास होगा जिसके जो कि एक तरीके से देखा जाए मजदूर वर्ग होगा। तो कार्ल मार्क्स ने इसको डिवाइड किया था, जैसे बोर्जियाई सब प्रोलेटारिएट, और उसको अगर हम लोग इस में देखें तो एक बुर्जुआ क्लास होगा यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास होगा, और जो दूसरा होगा वो मजदूर वर्ग होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होगा उसके पास तो सारी पूंजी ही आ जाएगी, लेकिन जो एक मजदूर क्लास होगा उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा। उसकी लिविंग जो होगी वो बहुत ही लिविंग कंडीशन जो होगी बहुत बुरी हो जाएगी। जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था, वहाँ पे जो है झुग्गी झोपड़ियाँ एस्टेब्लिश होने लगी थी इंडस्ट्रीज के अगल बगल। जो भी लेबर क्लास था, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं कि मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो गया एग्रीकल्चर में, तो वहाँ से फ्री लेबर जो थे वो फ्री हो गए, लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो लेबर का माइग्रेशन स्टार्ट हो गया शहरों की तरफ। शहरों में नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, तो उन लोगों ने उन्हीं इंडस्ट्रीज़ के आसपास
एक बहुत ही बुरी लिविंग कंडीशन में रहना स्टार्ट कर दिया। झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, वहाँ पे हम लोग एक देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती हैं, जैसे हैज़ा है, कॉलरा है, इस तरह की बीमारियाँ आती हैं और वहाँ पे बहुत मतलब अच्छे नंबर्स में लोग मरते हैं, ठीक ठाक लोग मरते रहते हैं बुरी लिविंग कंडीशन की वजह से। तो उस वजह से हम लोग देखते हैं कि जैसे जो धन था या जो टोटल पैसा होगा, जो पूंजी होगी, वो एक वर्ग के पास चली जाती है, जो कि एक बहुत छोटा सा वर्ग होता है, और जो एक बड़ा वर्ग है जो डिमांड कर सकता था, उसके पास पूंजी का बिल्कुल भी अभाव हो जाता है। तो इस वक्त में हम लोग देखते हैं कि जो डिप्रेशन है पूरे वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में हावी होता है, क्योंकि उस वक्त हम इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट था नहीं। इंडियन जो इकोनॉमी थी वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, इंडिया गुलाम था उस वक्त। और हम देखें दूसरे भी देश, तो दूसरे भी देश क्या थे, वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनके कॉलोनीज मात्र थे। तो जो एक तरीके से देखा जाए, जो इसका प्रभाव जैसे कॉलोनियल कंट्रीज जो थी उन पे उनका जो प्रभाव था वो कॉलोनीज पे भी पड़ना जाहिर सी बात था। तो इन सब का असर पूरे वर्ल्ड में भी हो रहा था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कीन्स आते हैं। कीन्स ने ये एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, मनी एंड मनी, इन 1936 में ये बुक लिखते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट ये देते हैं कि क्यों ना आप लोग कुछ वेलफेयर मेजर्स, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर मेजर्स अपनाए। वेलफेयर मेजर्स में गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, जैसे वेलफेयर मेजर्स में ये क्या कर सकती थी, मान लीजिए जो आपका रिच क्लास था उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वहीं जो पुअर क्लास था उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट का अरेंजमेंट कर सकती थी। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हो सकता था, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा सकते थे जहाँ पर ये लोग काम करें, और काम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उस एम्प्लॉयमेंट से उन लोगों को कुछ पैसे मिलेंगे, और जो पैसा मिलेगा उस पैसे से वो लोग कुछ डिमांड क्रिएट कर सकते हैं, और डिमांड जब क्रिएट होगी तो उस डिमांड से ये जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 का चल रहा था, उस ग्रेट डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता था। तो हम लोग देखते हैं कि एक तरीके से ये मतलब यहाँ पे सोशलिस्ट मेजर्स कुछ अपनाने की बात करते हैं कि गवर्नमेंट कुछ सोशलिस्ट मेजर्स अपनाए, और जो इस वक्त का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसको ख़त्म करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करे। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1936 के आसपास जो कीन्स थे, उनकी जो थ्योरी थी, इनके बुक के बाद जो ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने कुछ ना कुछ वेलफेयर मेजर्स अपनाने शुरू कर दिए, वेलफेयर मेजर्स अपनाने लगे ताकि जो डिप्रेशन था उसको कम किया जा सके। और हम लोग देखते हैं कि इसी टाइम पे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया। गवर्नमेंट जो थी उसने एक मिनिमम गवर्नमेंट के रोल से आगे बढ़कर एक वेलफेयर स्टेट का रोल प्ले करना शुरू किया। और हम लोग देखते हैं कि इकॉनमी जो थी वो पहले कैपिटलिस्ट इकॉनमी या मार्केट इकॉनमी मात्र थी, लेकिन यहाँ पे जब कुछ सोशलिस्ट प्रिंसिपल अपनाए जाने लगे तो हम लोग देखते हैं कि इसको मिक्स्ड इकॉनमी का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्ट जो इकॉनमी थी उसके भी कुछ मेजर्स यहाँ पे अपनाए गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मतलब जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी थी या जो मार्केट इकॉनमी थी वो कम्प्लीटली मार्केट इकॉनमी नहीं रह गई। अब उसमें कुछ चेंजेस हुए, और उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने वो जो इकोनॉमिक सिस्टम था वेस्टर्न यूरोप और यूएसए का, वो सिस्टम एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम बन गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ये नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो वर्ल्ड में थे,
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दो ही सिस्टम आते हैं, जैसे एक सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। दोनों ऑलमोस्ट लगभग सेम होते हैं, लेकिन एक होता है सोशलिस्ट जो यूएसए होता है, यूएसएसआर होता है, और जो कम्युनिस्ट है वो चाइना है। और कम्युनिस्ट क्यों बोला गया, तो इसमें चाइना ने कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ, इसमें क्या होता है, कम्युनिटी ओनरशिप होती है दोनों का, प्रोडक्शन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्लस लेबर, दोनों का। और अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, और यहाँ पे कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था सर। अगर हम इस हिसाब से देखें तो चाइना इससे एक कदम और आगे था। और हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो 1818 में कार्ल मार्क्स आ ही गए थे। इन्होंने, अभी हमने आपको पहले भी समझाया था, इन्होंने इकोनॉमी को एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड ही कर दिया था। लाइक ओनरशिप के आधार पे इन्होंने क्लास, जो पॉपुलेशन थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। उसको दो पार्ट में, एक जो है बॉर्गियाइज क्लास हो गई थी और दूसरी प्रोलेटेरिएट क्लास हो गई थी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे वो बॉर्गियाइज क्लास के पास था, और नहीं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो बॉर्गियाइज क्लास के पास था, और उसके बाद से जो प्रोलेटेरिएट क्लास था वो लेबर क्लास था। तो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी कि जो भी प्रोडक्शन होता है, मान लीजिए लैंड है और कैपिटल है, लैंड, कैपिटल, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो फिक्स हैं, और उनमें जो क्वालिटेटिव चेंज आता है, उसमें जो चेंज आता है वो लेबर की वजह से ही आता है। और कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो लेबर की मेहनत से जो चेंज आता है उसका पैसा उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा प्रोलेटेरिएट क्लास के पास जाता है, यानी कि बुर्जुआ क्लास के पास चला जाता है वो पैसा, जो कैपिटलिस्ट क्लास है। कैपिटलिस्ट क्लास के पास जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो दिन पर दिन और ज़्यादा रिच होता जाता है, और जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो दिन पर दिन, जो लेबर क्लास है, दिन पर दिन और भी गरीब होता जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी के आधार पे हम देखते हैं कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है यूएसएसआर में। यूएसएसआर में 1919 में बोल्शेविक रेवोल्यूशन आता है, और वहाँ पे सोशलिज्म इस्टेब्लिश होता है। और जैसे सोशलिस्ट आधार पे, मतलब कि कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की इकाइयों पर यानी कि हम लोग देखते हैं कि जैसे यूएसएसआर में जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद सोशलिज्म इस्टेब्लिश होता है, तो जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन था उसका ओनरशिप जो है वहाँ के जो कम्युनिटी थी उसके ऊपर होता था, गवर्नमेंट के ऊपर था। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि क्या, वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या कितना किसको कितना देना है, और उसके बाद किससे क्या काम कराना है, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट का होता था।
तो एक तरीके से हम लोग देखें तो एक्सेसिव कंट्रोल हो जाता है गवर्नमेंट का लोगों की लाइफ पे भी, क्योंकि उन्हें क्या प्रोडक्शन करना है, यानी जो प्रोडक्शन होगा वही उनको पहनना भी है, और जो प्रोडक्शन होगा खाने के लिए भी उनको वही खाना भी है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं हो जाती कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी हो वो खाएं और जैसे रहें, इस तरह की चॉइस नहीं होती है। वहाँ पे जो भी काम दिया जाता है कि जिसको जो है सबको अपने मतलब पोटेंशियल के हिसाब से काम करना पड़ता है, कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकते। आपको जो काम दिया गया वो आप काम करेंगे, और जितना भी आपको ज़रूरत है उतना जो है ज़रूरत गवर्नमेंट द्वारा या कि वहाँ की सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोशलिज्म जब इस्टेब्लिश होता है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर में, तो ये स्लोली जो है ईस्टर्न यूरोप में भी स्प्रेड हो जाता है। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो थी वहाँ पे भी फैलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूएसएसआर में धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे यूएसएसआर की भी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव कंट्रोल होगा लोगों की लाइफ पे। तो क्या प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और क्या किसको कितना क्या मिलेगा, वो सारा डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोग देखते हैं कि कितनी भी मेहनत करने के बाद भी उसे उसका रिवार्ड नहीं मिलता है, क्योंकि मान लीजिए एक आदमी पूरे दिन भर काम करता है उसको, और एक आदमी जो है 2 घंटे काम करता है उसको बराबर का ही मनी मिलता है। एक आदमी है जो अनस्किल्ड वर्कर है और एक आदमी स्किल्ड वर्कर है, दोनों जो है काम करते हैं, लेकिन एक जो ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको कोई इंटेलिजेंस का कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, जब उसको इंटेलिजेंस का कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा तो इंसान फ्रस्ट्रेट होगा, वो भी फिर आराम से काम करना शुरू कर देगा, वो दिमाग का यूज़ नहीं करेगा, इनोवेशंस बंद हो जाएंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी, इसमें एक तरीके से देखा जाए तो इनोवेशन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम पहले देख रहे थे जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी थी उसमें मार्केट जो था वो डिसाइडिंग फैक्टर था कि आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब उसमें अब आप क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, उसका जो गुणवत्ता है उसमें सुधार नहीं करेंगे, उसके जो रेट है उसको भी आप कम नहीं करेंगे, तो फिर अगर दूसरी कंपनी उस आपसे कम पैसे में उसी गुणवत्ता का सामान अगर देगी तो वो बिकने शुरू हो जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो आपको अगर मार्केट में बने रहना है तो लगातार इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूएसएसआर में इनोवेशन की कमी हो जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होंगे, और अब हम देखते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल आदमी है तो उसको अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है, जब उसे उस समान ही ट्रीट किया जाएगा जैसे अदर लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, तो फिर वो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना भी बंद कर देगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि इंटेलिजेंस की भी कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि गवर्नमेंट सिंपली चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बना रही है, वो कर रही है, और हम देखेंगे कि अगर इस तरह का सिस्टम जहाँ इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, वो अपने आप में डिसइंटीग्रेट होने लगता है, वो धीरे धीरे इंटरनली जो है वो कोलैप्स होने लगेगा, ख़राब होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इंटरनली ख़राब होने लगता है सिस्टम पूरा। वहाँ पे प्रोडक्ट की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं, वहाँ का जो सारा लिविंग स्टैंडर्ड और रहने का तरीका है वो सारा बहुत एज ओल्ड रहेगा, मतलब पुराना ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब यूएसएसआर बनता है तो ईस्टर्न यूरोप जो था वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में सोशलिस्ट पॉलिसी को अपनाता है। वहीं हम लोग देखते हैं वेस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप यूएसए के प्रभाव से फ्री मार्केट को अपनाता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वालिटेटिव जो इम्प्रूवमेंट है वो हम लोग वेस्टर्न यूरोप और यूएसए में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी में इम्प्रूव होता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है, वहाँ का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हम अगर यही बात करें यूएसएसआर और इसके जो ग्रुप की ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ थी, वहाँ पे क्या होगा
वहाँ पे जो सिस्टम था वहाँ पे कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी नहीं दिखते हैं। तो एक तरीके से कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में वेस्टर्न यूरोप ज़्यादा अच्छा होता है, और वहीं जो ईस्टर्न यूरोप था उसकी बुरी स्थिति होती है। तो जाहिर सी बात है कि लोग अगर इधर से उधर ट्रैवल करेंगे तो उनके मन में ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि सबको बेटर प्रोडक्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट चाहिए फिर भी, और लो प्राइस में चाहिए। हाँ, एक चीज़ और थी कि यूएसएसआर में कोई मार्केट सिस्टम नहीं था, कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं था, तो टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं होगा। टैक्सेशन सिस्टम अगर नहीं होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो उसकी फाइनेंसिंग जो है करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को ही। तो एक तरीके से गवर्नमेंट का वर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब एक तरीके से हम लोग देखें तो ये टोटल सिस्टम जो था वो इंटरनली लगभग कोलैप्स होने की सिचुएशन में आ जाता है, और यूएसएसआर जो एक ब्लॉक होता है इसकी भी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है, और इकोनॉमिक सिस्टम इसकी बुरी होती है। तो अराउंड हम देखते हैं कि 1970 से ही इसमें कुछ सुधार करने की कोशिश की जाती है, इकोनॉमिक सुधार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सुधार नहीं हो पाता है। और हम उसके बाद देखते हैं कि 1980s में पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट जो यूएसएसआर की जो पॉलिसीज़ थी वो लाई जाती है। मतलब कि ये था कि जो यूएसएसआर की इकॉनमी थी उसको पूरा रिस्ट्रक्चर किया जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग होती है यूएसएसआर की इकॉनमी की, और उसमें थोड़ा सा ओपननेस लाया जाता है, उसको वर्ल्ड इकॉनमी के लिए खोला जाता है, और रिस्ट्रक्चरिंग होती है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि ये कम्प्लीटली सोशलिस्ट इकॉनमी थी, सोशलिस्ट इकॉनमी थी। तो इसमें हम लोग सुधार करने की जब कोशिश करते हैं तो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करके थोड़ा मार्केट इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स थे इसको इसमें इंसर्ट करने की कोशिश की जाती है, कुछ मार्केट मैकेनिज्म इसमें लाया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट के पास अगर इन्वेस्टेबल कैपिटल नहीं होगी तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कहाँ से करेगी? अगर वो मान लीजिए कि लगातार फाइनेंसिंग कर रही है तो गवर्नमेंट पे भी बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, और उन पैसों की भरपाई कहाँ से करेगी? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग और ओपननेस लाया जाता है। हालांकि रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद भी जो यूएसएसआर का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है। एट द एंड हम लोग देखते हैं कि 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूट जाता है। इसमें से 14 देशों का निर्माण होता है, और यूएसएसआर को रिप्लेस करते हुए यूएसएसआर की जगह को रसिया ले लेता है। रसिया एक तरीके से यूएसएसआर का सक्सेसर है जो हम लोग आज के टाइम में देखते हैं। उसके बाद हम लोग चाइना की बात करते हैं। चाइना की भी बात हम लोगों ने की थी। तो सोशलिज्म के मामले में अगर हम लोग देखें तो यूएसएसआर जो था वो तो सोशलिस्ट ही था, लेकिन चाइना जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था। मतलब ये था कि यहाँ लेबर एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की, यानी कि श्रम एवं उत्पादन की इकाई, मतलब कि श्रम और उत्पादन की इकाई यानी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों पे ही गवर्नमेंट का अधिकार था। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि चाइना जो है वो 1979 में ओपन डोर पॉलिसी लेके आता है, वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ता है, और यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ने के बाद देखते हैं कि चाइना जो है
एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है। और अब चाइना यहाँ पे ओपन डोर पॉलिसी की बात करता क्या है, ये कैपिटलिस्ट मार्केट को कैपिटलिज्म को अपनाता है और मार्केट इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश करता है, और ये अपने यहाँ कैपिटलिस्ट क्लास भी बनाने शुरू करता है। कैपिटलिस्ट क्लास भी यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। तो उससे उसके थ्रू ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो पूरी वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से चाइना में ट्रांसफर हो जाती है। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे इस तरह के जो है टैक्स में छूट देता है, बाकी और सारी जो फैसिलिटीज़ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को प्रोवाइड करता है ताकि मैन्युफैक्चरिंग चाइना में इजी हो सके, और वहाँ पे लेबर ऑलरेडी सस्ता था। तो इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज थी वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं चाइना में, जहाँ वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इस्टेब्लिश करती है। तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि चाइना जो एक तरीके से कम्युनिस्ट कंट्री था, जहाँ पे कि लेबर और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि श्रम और उत्पादकता की इकाई दोनों पे सरकार का अधिकार था, वो दोनों ही ये जो है धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म के साथ कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ता है, मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता है, और ये भी मार्केट इकोनॉमी की कुछ सिस्टम्स को रेगुलेटेड तौर पे अपना लेता है। तो अब हम देखें कि क्या वर्ल्ड में एक जो डिवीज़न था कि एक इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दूसरी इकोनॉमी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ऐसा कोई विभाजन रह नहीं जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों ही, चाहे वो कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी थी या फिर आपकी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, दोनों ही एक दूसरे के प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं। और दोनों ही एक दूसरे के प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो एक तरीके से हम लोग देखें तो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी दोनों के प्रिंसिपल्स हर इकोनॉमी में समाहित हो जाते हैं। तो इसी जो एक तरीके से जो दोनों का मिक्स तैयार होता है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, उसी को एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट भी बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड में इससे पहले एक डिबेट चलता रहता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ट है वर्ल्ड के लिए या सोशलिस्ट इकोनॉमी है बेस्ट है वर्ल्ड के लिए। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि दोनों में से कोई भी इकोनॉमी बहुत ही परफेक्ट इकोनॉमी नहीं है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हमेशा अगर हम लोग देखें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम थी, वहीं हम लोग देखें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम है। तो दोनों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दोनों से हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट जो सही थे, समय के साथ सुटेबल थे, उनको अपना के एक मिक्स्ड इकोनॉमी को बना लिया। लेकिन क्या ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी बहुत ही परफेक्ट है वर्ल्ड के लिए? तो इसको भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी वाले अपनाने वाले देशों ने भी रेगुलर तौर पे कुछ ना कुछ सुधार करते ही रहते हैं। कभी कुछ कोई पॉलिसी लेके आएंगे, कभी कोई पॉलिसी लेके आएंगे, मतलब उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि कौन सी इकोनॉमी वर्ल्ड के लिए परफेक्ट है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, जैसे उसमें हम सोशलिस्ट मेजर्स भी ले सकते हैं, कम्युनिस्ट मेजर्स भी ले सकते हैं, उसमें हम कैपिटलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी के मॉडल्स को भी थोड़ा बहुत लिमिटेड वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने देश की इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या होता है, इकोनॉमी का मेन पर्पस तो यही है कि एक तरीके से जो कंट्री है उसमें भी ग्रोथ हो, कंट्री में ग्रोथ हो, प्लस जो वहाँ के लोग हैं पीपल, उनका भी वेलफेयर हो प्लस ग्रोथ हो, दोनों चीज़ें हो। तो इसके लिए हमको जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो एक तरीके से परफेक्ट इकोनॉमी है, जिसको अपनाते हुए हम लोग कंट्री की ग्रोथ को भी मेंटेन कर सकते हैं, और हम जो है पीपल के जो लोग हैं वहाँ के, उनका भी वेलफेयर भी कर सकते हो, उनको और उनका ग्रोथ भी करा सकते हैं, ताकि वहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और अन्य तरीकों से लोगों का विकास हो सके, वो भी हम कर सकते हैं। और हम मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर बात करें तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री हु एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम,
यानी कि फ्रांस ने जो है सबसे सर्वप्रथम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं वाशिंगटन कंसेंसस पे। मेनली ये जो कंसेंसस था वो IMF और वर्ल्ड बैंक और US ट्रेजरी या US फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था। तो इसमें क्या होगा, तो मेन चीज़ तो हम यही देखते हैं कि जैसे ये US जो था वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी वहाँ पे, यानी मार्केट इकोनॉमी थी, तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि मार्केट जो है उसका एक्सपेंशन हो। तो इसमें वो क्या लेके आते हैं, LPG रिफॉर्म की बात करते हैं कि जो भी वर्ल्ड के देश हैं उनको सजेस्ट किया जाता है, सर्टेन प्रिंसिपल सजेस्ट किए जाते हैं कि वो क्या करें। वो तो इसमें क्या होता है, लिबरलाइजेशन करें, मतलब कि इकोनॉमी में लिबरल प्रिंसिपल को इंक्लूड करें, प्लस प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाएं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाएं, प्लस ग्लोबलाइजेशन यानी कि जो मार्केट है उसको ग्लोबली कनेक्ट करें। तो इस अगर हम लोग देखें तो LPG रिफॉर्म जो बोला जाता है इसका मेनली फ़ायदा बेनिफिट कौन लेगा, तो इसका LPG का अगर हम लोग सुधार की बात करें तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट तो डेवलप्ड कंट्रीज ही लेने वाली है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ना उनके पास बहुत ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ना ही वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, ना ही उनके पास कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास चीज़ें हैं जो वो बेच सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी इनकी ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो जाती है, तो इनको तो अब अपने देश में ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट अगर कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे स्कोप नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अब ये दूसरी इकोनॉमीज़ में, वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो प्रॉफिट गेन करने के लिए ये क्या करेंगे, तो ये इस तरह के जो LPG रिफॉर्म्स हैं इनको प्रपोज करेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक और के द्वारा, ताकि लोग वहाँ पे जो है उन इकोनॉमी से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लें, जिससे कि वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो सके डेवलप्ड कंट्रीज़ को। और इससे डेवलप्ड कंट्रीज़ को कुछ फ़ायदे तो ज़रूर ही थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी मिलती थी उनको, टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्राइवेटाइजेशन होगा तो उनका ग्रोथ रेट भी बढ़ता था और वो वर्ल्ड इकोनॉमी से एक्सपोज होते थे। तो वहाँ पे उनको डिफरेंट चीज़ें, जैसे मान लीजिए लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, बाकी इनोवेशन उनकी कंट्रीज़ में भी, मतलब जो कंट्रीज़ यहाँ से जुड़ती थी उसका इनोवेशन भी बढ़ेगा, और एक तरीके से देखा जाए तो लेबर जो होगा तो उसका स्किल डेवलपमेंट भी होगा, और मार्केट से जुड़ने के बाद वहाँ के लोगों का जो है वो लोगों का ग्रोथ भी होगा, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सपोजर होता है वहाँ के लोगों को के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे रिफॉर्म सजेस्ट किए जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जैसे इसमें क्या होता है कि फिस्कल पॉलिसी अपनाई जाए, फिस्कल पॉलिसी इस तरीके से हो कि इसमें क्या हो कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इस तरह के रखे जाएं ताकि उसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जा सके लोगों को, और उससे जो है बिजनेसेस एक्सपेंड हो सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात थी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रा पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा अल्टीमेटली जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, रोड अगर बेटर हैं तो वहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होगी तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी होगा, और उस प्रोडक्शन को अगर हम लोग सेल आउट करते हैं तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा। टैक्स रिफॉर्म में भी बात की गई कि टैक्स रिफॉर्म जो है उसमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की गई कि इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग ह्यूज टैक्सेस ऑन कैपिटलिस्ट क्लास, उसकी मतलब कि अगर आप कैपिटलिस्ट क्लास या एक पर्टिकुलर क्लास पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की बजाय आप जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाइए और सब पे थोड़ा थोड़ा टैक्स लगाइए, और टैक्स
टैक्स को जो है टैक्स बेस को बढ़ाइए और टैक्स को थोड़ा कम करिए। उसके बाद बोला जाता है इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ा कट करिए, थोड़ा कम करिए। और हम देखते हैं कि इस एक्सचेंज रेट जो था, जैसे पहले जो था एक्सचेंज रेट था, इंडिया जब ओपन इकोनॉमी के साथ जुड़ा नहीं था, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जब इंडिया जुड़ा नहीं था, तो इंडिया का इंटरेस्ट रेट क्या होता था? इंटरेस्ट रेट फिक्स इंटरेस्ट रेट होता था। जो गवर्नमेंट फिक्स करती थी वही इंटरेस्ट रेट जो है वो माना जाता था और गवर्नमेंट उसी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे एक्सचेंज करती थी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक्सचेंज रेट को कम्पिटिटिव बनाने की बात हुई कि मतलब उसको मार्केट बेस्ड बनाया जाए। तो मार्केट मैकेनिज्म क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में अगर डॉलर रुपए के कंपैरिजन में बढ़ता है तो आखिर क्यों बढ़ता है? डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्केट मैकेनिज्म काम करता है, इसलिए वो घटता बढ़ता रहता है। वहीं ट्रेड की बात की गई तो ट्रेड में लिबरलाइजेशन की बात की गई कि ट्रेड को लिबरल बनाओ, यानी कि जो बाहर से जो भी कमोडिटी इंडिया में आ सके वो एक तरीके से लिबरल हो, जो कस्टम रेट्स हैं वो कम हो, मतलब इतने अफोर्डेबल हो, बहुत ज़्यादा ना हो। मतलब इस तरीके से अगर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया जाए तो वो ट्रेड बैरियर का काम कर देता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टैक्स हो जाएगा कि इंडिया में वो जो प्रोडक्ट्स जो बाहर से आ रहे होंगे वो 2 गुना 3 गुना या 4 गुना हो जाए रेट के हो जाएंगे, तो इंडिया में बिकेंगे ही नहीं। तो उसको भी लिबरल करने की बात की गई। वहीं इसमें क्या गया कि एफडीआई इनफ्लोज जो हैं, एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था उसको जो है लिबरल करने की बात की गई, क्योंकि पहले क्या होता था कि यहाँ पे लाल फीताशाही भी बोलते हैं, रेड टेपिज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे किसी भी बाहरी कंपनी को यहाँ आके अपनी कंपनी सेटअप करना है तो उसके लिए वो कई जगह क्लियरेंसेस लेने पड़ते थे। क्लियरेंसेस लेने में बड़ा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद से क्या था कि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लगते थे। वो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक था, किसी भी जो एमएनसी थी उसका अपना यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर पाना। लेकिन क्या था, उसको लिबरल करने की बात की गई, क्योंकि अगर वो लिबरल होता है मतलब कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, आज हम लोग देखते हैं कि मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है? वही है एफडीआई इनफ्लो को थोड़ा लिबरल बनाना, क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में तो उसको एकदम सिंपल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दिया जाता है कि आप जाइए सिंगल विंडो पे आपका सारा काम हो जाएगा। तो उसकी बात की गई। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की बात की गई कि जो पीएसयूज हैं उनको प्राइवेट हैंड्स में दिया जाए, ताकि जैसे पीएसयूज जो थे वो इंडिया के पीएसयूज जो थे वो क्रम्बल कर रहे थे। एक तरीके से देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली भी बहुत बैकवर्ड थे और उसमें कोई भी एडवांसमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं देखी जा रही थी। करप्शन बहुत यूज था। गवर्नमेंट इवन जो टैक्स का आया हुआ पैसा था वो पीएसयू में लगा के पीएसयूज को ज़बरदस्ती रन कराने की कोशिश कर रही थी, तो उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई। उसके बाद किया गया डीरेगुलेशन की बात की गई। जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको डीरेगुलेट किया जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा टैक्स न लगाया जाए, उनके रेगुलेशंस जो थे वो थोड़े कम किए जाएं, ताकि जो जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में आने हैं वो आराम से आसानी से आ सकें। उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई कि मतलब जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के, फंडामेंटल राइट से हटा के इसको हम लोगों ने कहाँ डाल दिया था? लीगल राइट्स में डाल दिया था। मतलब कि हम प्रॉपर्टी राइट्स को एज ए लीगल राइट क्लेम तो कर सकते थे, लेकिन ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रह गया था। तो इन सारी चीज़ों की बात की गई वाशिंगटन कंसेंसस में। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेंसस कौन सा है। तो इसको, ये जो कंसेंसस था हमारा, इसको न्यू लिबरलिज्म भी कहा जाता है। और एक चीज़ और भी थी, इस कंसेंसस के बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट फंडामेंटलिज्म जो था वो पूरे वर्ल्ड में बढ़ता है। मार्केट फंडामेंटलिज्म पूरे वर्ल्ड में बढ़ता है और एक तरीके से हम लोग देखा जाए तो इंडिया भी अपना रिफॉर्म्स, जिसे हम लोग राव मनमोहन मॉडल बोलते हैं, इसके थ्रू
इंडिया अपना भी रिफॉर्म स्टार्ट करता है 1991 में, और अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसको लिबरलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग एक बार फिर देखते हैं कि 2008 में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद हम लोग देखते हैं कि यूएस सब प्राइम क्राइसिस आता है, और यूएस सब प्राइम क्राइसिस जो आता है, इसका जो कुछ इकोनॉमिस्ट थे वो इसका रीज़न मानते हैं वाशिंगटन कंसेंसस को, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब कैपिटलिज्म और मार्केट इकोनॉमी होती है तो वहाँ पे भी रिसेशन आता है 1929 का। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी नियो कैपिटलिज्म या नियो कैपिटलिज्म से जुड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, नियो लिबरलिज्म से जुड़ती है तो एक तरीके से क्या आता है, सब प्राइम क्राइसिस आता है। और हाँ, एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ पे कि 2008 की जो सब प्राइम क्राइसिस थी उसका इफेक्ट चाइना पे नहीं पड़ता है। चाइना पे इसका सब प्राइम क्राइसिस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इवन दो चाइना वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से भी चाइना जुड़ा हुआ था, उसके बाद भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता चाइना पे। तो उसके बाद लोग स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर चाइना पे इसका असर क्यों नहीं हुआ। तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक उसके बाद चाइना पे ही एक बीजिंग कंसेंसस होता है, वहाँ बातचीत होने लगती है कि आखिर ये चाइना पे इसका ग्लोबल जो यूएस सब प्राइम क्राइसिस था उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा। इवन जो सारी इकोनॉमी थी वर्ल्ड की उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि कांस्टेंट इनोवेशन, मतलब जो भी कंट्री है उसको लगातार जो है नवाचार करते रहना चाहिए, एवं नवाचार एवं नया जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी करते रहना चाहिए, नई नई खोजों को भी करते रहना चाहिए, नए तरीके भी अपनाते रहना चाहिए। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो इसमें हम लोग देखते हैं कि चाइना वहाँ पे क्या कर रहा था। तो चाइना क्या कर रहा था कि जो ग्रोथ थी उसका साइलेंटली पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। मतलब जो भी ग्रोथ हो रही थी, मतलब कि जो वर्ल्ड इंक्लूजन या ग्लोबल मार्केट से जुड़ने के बाद चाइना को जो भी लाभ हुआ था उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रहा था अपने जो लोग थे उनमें, और थोड़े थोड़े धीरे धीरे ग्रेजुअल रिफॉर्म्स भी अपनी इकोनॉमी में कर रहा था। तो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जब होता रहेगा तो क्राइसिस क्या है, क्राइसिस की सिचुएशन तो यही है ना कि एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स एंड डिमांड इज जीरो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब जो ग्रोथ का जो फायदा मिलता है उसका जब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मनी सारे हैंड्स में होगी, सारे लोगों के पास पैसा होगा, सब डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। अगर सारे लोग डिमांड क्रिएट करेंगे तो एक तरीके से जो क्राइसिस की सिचुएशन है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पे चाइना मेजर रीज़न ये भी था कि चाइना में उसका सब प्राइम क्राइसिस का कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। उसके बाद चाइना ने क्या किया था कि इसने अपने हिसाब से जो प्रिंसिपल्स इसको सही लगे उनको अपनाया, और जो प्रिंसिपल्स इसको नहीं पसंद थे उनको छोड़ दिया इसने। तो एक तरीके से सेलेक्टिव जो फॉरेन आइडियाज थे उनको इंक्लूड करना भी चाइना के लिए फायदेमंद रहा। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि वाशिंगटन कंसेंसस के बाद एक तरीके से फिर जो है एक सैंटियागो कंसेंसस आई जो अल्टरनेट टू वाशिंगटन कंसेंसस थी, और इसे दिया था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जेम्स डी वॉल्फसन ने। ठीक है, तो इन्होंने अब ये क्या करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि 1929, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन क्या हुआ, किन्सियन इकोनॉमी, किन्स ने क्या फॉर्मूला दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी का, सिमिलर थिंग इज देयर। अब क्या करते हैं ये जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं वो एक यही आइडिया देते हैं
कि सोशल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों को ऐड करो। मतलब ये था इनका कि सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन होना चाहिए। मतलब जो लोग हैं उनको ग्रोथ से, या मतलब ये है कि ग्रोथ का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर इसका बेनिफिट बहुत ही कम हाथों में होगा, कम लोगों को होगा, तो जाहिर सी बात है वो प्रॉब्लमेटिक होगा। क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वेल्थ का तो फ्यू हैंड्स में होगी, फिर एक तरीके से डिमांड की कमी हो जाएगी, और डिमांड नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो इसके लिए ये क्या बात करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेज उनको इंक्लूड करो। और एक इसके लिए एक वर्ल्ड बैंक की पहल भी हुई थी। एक वर्ल्ड बैंक ने कॉन्सेप्ट दिया है, नॉलेज बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने, कि एक नॉलेज बैंक बनाया जाए वर्ल्ड का, जहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो बेस्ट हो सकती है उसको इंक्लूड किया जाए, और उनको वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज अपनाएं, जिससे कि जो वर्ल्ड की का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। मतलब कि कोई सोसाइटी उससे अछूती ना रहे, कोई भी लोग उससे अलग ना हो, मतलब सबको इंक्लूड किया जाए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर से वही चीज़ें हैं कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 का आया, तो उसमें क्या आया, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया। ये कौन लेके आया, देखा जाए तो ये लेके आए हमारे किन्स साहब। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाशिंगटन कंसेंसस आता है, उसके बाद यूएन सब प्राइम क्राइसिस आता है। इसका एक मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब तो यही निकलता है कि एक्सट्रीमिस्ट कैपिटलिज्म जो होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैपिटलिज्म जो होता है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्राइसिस या डिप्रेशन को जन्म देता ही है। तो उसको बचाने के लिए उसमें हमको मिक्स्ड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को अपनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि आज की डेट में जो वर्ल्ड है वो मेजरली कहाँ पे चल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि एक तरीके से हम लोग प्रो बिजनेस पॉलिसीज भी लाएंगे और प्रो पुअर पॉलिसीज भी लाएंगे, यानी कि हम लोग प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज भी लाएंगे। अगर हम लोग देखें तो इंडिया भी सिमिलर लाइंस पे चल रहा है। इंडिया जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है, वहीं हम लोग देखते हैं किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, एमजी नरेगा चल रहा है। तो एक तरीके से हम लोग देखें कि ये जो पॉलिसीज हैं ये प्रो पुअर हो गई, और जो ऊपर की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो हैं वो प्रो बिजनेस पॉलिसीज हो गई। और इवन अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को सब्सिडीज भी दी जा रही है। तो एक तरीके से हम लोग देखें तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बिजनेसेस को, क्योंकि बिजनेसेस अगर आपके एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से चलेंगे तो उससे क्या होगा, टैक्स आएगा, और उस टैक्स का यूज़ हम प्रो पुअर पॉलिसीज़ के लिए भी कर सकते हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन हर कंट्री के लिए लगभग आज की डेट में ज़रूरी हो गया है। एवं ये भी है कि आज का जो वर्ल्ड है वो उसमें अगर इनोवेशन नहीं होता है, नवाचार अगर नहीं होगा, तो उस देश के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होगा। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट हम लोग क्लास में जो है नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।